नमस्कार दोस्तों, आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर मेरे यानी चिरंजीव भारद्वाज के साथ। आज हम कृतिका का मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये यात्रा वृत्तांत 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 के अंत में बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर देखें। और हाँ, आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और पाएं सबसे पहले आने वाली वीडियोस का मैसेज। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक यानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन लेखिका ने किया है मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम अपनी आंखों से निहार रहे हों। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग है और मेहनतकश इंसानों के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव भी है। तो शुरुआत करते हैं मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका लिखती हैं, मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। मधु कांकरिया जी किसी ऊंचे स्थान पर बैठ करके रात्रि में गैंगटॉक शहर की जगमगाहट को देख रही हैं। उनका कहना है कि वर्तमान और इतिहास का संधि स्थल, जी हां, वर्तमान और इतिहास को जोड़ने वाला जो समय है, उस समय पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, अर्थात मुझे आकर्षित कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास। यानी मधु कांकरिया जी गैंगटॉक की सुंदरता को देख करके अर्थहीन हो गई, उसी में खो गई, उनकी चेतना लुप्त हो गई। आगे कहती है, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता, अर्थात इंद्रियों से परे, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास, अर्थात प्रकाश, उजाला, धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका ने ये प्रार्थना के बोल एक नेपाली युवती से सीखे थे, जिसका मीनिंग है कि मैं छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूं, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। आगे लिखती हैं कि सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे छोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही भांति इस बार भी बादलों के कपाट, अर्थात दरवाजे, इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। ठाकुर जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दरवाजे की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल, रकम रकम अर्थात डिफरेंट डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूं। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नोरगे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूं।
यानी इनके साथ ड्राइवर है जिसका नाम है जितेन नोरगे, और वो गाइड का काम भी कर रहा है क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र का निवासी है। आगे लिखती हैं, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दे एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, पताकाएं अर्थात झंडियां, ध्वज, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक की पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नोरगे ने बताया कि यहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं, श्वेत अर्थात सफेद रंग की पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। यानी जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो रंगीन पताकाएं वहां फहराई जाती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कबीर लॉन्ग स्टॉक। यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड एक पुरानी फिल्म है जो देवानंद और वहीदा रहमान की है। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यानी इन दोनों के बीच में जब संधि हुई थी तो उस संधि पत्र पर हस्ताक्षर यही किए गए थे। एक पत्थर यहां स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल, अर्थात लंबे समय तक इनका झगड़ा चला था और बाद में शांति वार्ता यहां हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह है क्या? नोरगे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। लेखिका ठीक ही कहती हैं, हम भारतीय हैं और जहां भी जाते हैं तो ईश्वर के प्रति आस्थाएं, ईश्वर के प्रति विश्वास या अंधविश्वास या पाप पुण्य की अवधारणाएं या कल्पनाएं सब जगह मौजूद हैं। आगे लिखती हैं, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। हम परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियों और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। ओझल अर्थात नजरों से दूर हो रहे थे, नजरों से दिखना बंद हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। यानी ऊंचाई से देखते हैं तो वो घर इतने छोटे छोटे थे कि वे ताश के पत्तों की तरह दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय, काम्य अर्थात जिसकी चाह होती है। पल पल परिवर्तित हिमालय अर्थात हर पल बदलता हुआ हिमालय, क्योंकि बर्फ पिघल रही है तो हिमालय का आकार भी पल पल बदल रहा है। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। रास्ते वीरान या अर्थात जहां कोई मनुष्य या जानवर दिखाई न दे। वीरान अर्थात निर्जन, संकरे अर्थात नैरो और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से अर्थात बहुत अत्यधिक प्रबलता से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों।
मधु कांकरिया जी आगे लिखती हैं कि इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। जी हाँ, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, अर्थात ये जो सारा प्राकृतिक दृश्य था, सुंदरता से भरा हुआ था, उसको मैं अपने अंदर भर लूं, अपने अंदर समा लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी अर्थात सिर निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, जलप्रपात अर्थात झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहां उसका सौंदर्य, यहां उसकी सुंदरता पराकाष्ठा पर थी, अर्थात टॉप लेवल पर थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, अर्थात बहुत प्रसन्न थी। और जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और उड़ने को करता है। इसीलिए लेखिका ने आगे लिखा है कि चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति, नग यानी पर्वत, नगपति यानी पर्वतों के राजा। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन अर्थात झाग उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, अर्थात लोग फोटोज खींचने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, व्यस्त थे, बिजी थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त अर्थात ऐसी जिसको कोई शाप दिया गया हो, आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थर पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, अर्थात मन में कविताएं निकलने लगी, अर्थात ऐसा लगा जैसे वो किसी समुद्र में डुबकी लगा रही हो। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक है झरना। जी हाँ, लेखिका का कहना है जिस प्रकार जीवन अनंत है उसी प्रकार झरना अनंत है। पता नहीं कहां से शुरू हो रहा है और कहां इसका अंत है। तो जीवन की अनंतता का प्रतीक झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों अर्थात सीमा से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं अर्थात मेरे अंदर की कुटिलताएं और दुष्ट वासनाएं अर्थात बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई, यानी उनका मन बहुत निर्मल और पवित्र हो गया। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, अर्थात बुलाने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, अर्थात मन नहीं था फिर भी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। यानी अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ साफ था, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब के ऊपर बादलों की एक मोटी चादर आ गई। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी, अर्थात ये एक मायावी रूप जैसा लग रहा था, और जैसे अचानक कोई छाया छा गई हो। तो मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति ने जैसे मुझे सयानी अर्थात समझदार, चतुर बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यानी प्रकृति मुझे समझदार बना रही थी, मुझे कुछ सिखा रही थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे,
और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत अर्थात स्वर्ग बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने अर्थात लगातार बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा यानी धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरे वेती अर्थात चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह में, लगातार बहाव में तिनके सा बहता हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद, यही चलायमान सौंदर्य। यानी जिस प्रकार प्रकृति के बहाव को देखा तो लगा जीवन इसी का नाम है और जीवन इसी प्रकार अनवरत लगातार चलता रहता है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार अर्थात इंद्रियों से परे का संसार खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रील अवस्था अर्थात अर्ध चेतन की अवस्था, अर्ध निद्रा की सी अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करते किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। यानी जैसे कोई नृत्यांगना है जो बिल्कुल आत्मलीन, अपने आप में लीन होकर के नृत्य कर रही हो और अचानक उसके घुंघरू टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। यानी जिस प्रकार गूंथा हुआ आटा कोमल होता है उसी प्रकार उनका शरीर, उनकी काया बहुत कोमल थी और उनके हाथ में, उस कोमल काया के हाथ में कुदाल और हथौड़े। कईयों ने पीठ पर बंदी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। इस कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, स्वर्गीय अर्थात स्वर्ग के समान सुंदरता, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। यानी इतना सुंदर दृश्य, इतने सुंदर प्रकृति के बीच में ये युवतियां, ये नारियां भूख के लिए लड़ रही हैं, मौत से लड़ रही हैं, अपनी दीनता को प्रकट कर रही हैं और जिंदा रहने की ये जंग इनकी। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, अर्थात वे अपने मातृत्व भाव का भी पालन कर रही हैं, अपने बच्चों को साथ में रख रही हैं और श्रम साधना अर्थात वे परिश्रम भी कर रही हैं। वहीं पर खड़े BRO अर्थात बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुगलबाजी अर्थात मजा करने के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, सीरियस हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है। दुस्साध्य अर्थात बहुत कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी उन रास्तों के पास में इतनी गहरी खाई है कि थोड़ी सी भी चूक हो गई तो सीधे पाताल में पहुंचे अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। अर्थात आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है।
अर्थात कई लोगों की मौत भी हुई है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे ठाटे अर्थात हाथ में गांठें या निशान बन जाती हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारे मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यानी लेखिका का कहने का भाव यह है कि रईस लोग, अमीर लोग, ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले लोग एक तरफ हैं और गरीब लोग, हमारे देश में ऐसी ही स्थिति है कि अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत बड़ी खाई है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन अर्थात दुखी देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आए हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रीपेइंग अर्थात बहुत कम लेते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां, वे युवतियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। लेखिका यहां उस गम की, उस दुख की, उस तकलीफ की तुलना खंडहर से कर रही है। खिलखिलाकर हंसी तो वो खंडहर ताजमहल में बदल गया। लेखिका ने सोचा कि यही उनका जीवन है। अपने हालातों से समझौता करते हुए वे इसी जीवन से खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो यात्रा वृतांत के इस भाग में इतना ही। मधु काकरिया जी की इस यात्रा में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखें सना सना हाथ जोड़ी का पार्ट 2। पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।